हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अब ये कंटिन्यूअस लेक्चर्स आते रहेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। और आपको बताया था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे हमने पढ़ा, हमें ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिकल का है जो मेन स्टार्टिंग है वो क्या है, जनरेशन। जनरेशन, ठीक है। जनरेशन बिजली होगा यदि जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से है बिजली को हम जनरेट करेंगे, और नॉन क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल से बिजली का जो जनरेशन होगा, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे हमने नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्वांटिटी जैसे ही इसको देंगे, जैसे में कोयला हो गया, वाटर हो गया, आपका न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, या सोलर हो गया, मतलब ईटीसी जो भी नॉन क्वांटिटी एनर्जी सोर्स हैं या मैकेनिकल सोर्स हैं, उस सोर्स को जैसे ही हम देंगे यहाँ से, वो जनरेशन वहाँ पे होगा, जो बिजली हमें क्या होगी, मिलेगी, या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसके बाद उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बताए थे कि आपको ट्रांसमिशन हम पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन जब आपके गांव घर में ज़िले में जब पहुंच जाएगा, तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब आपके घर पे पहुंच जाएगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, तो इसके बाद जो है कि इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपको घर पे पहुंची है, उसको फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कन्वर्ट होगा। और जैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आपको यूटिलाइजेशन भी पढ़ना है, ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और ये जो जनरेशन है, जो आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, ये इसको पावर प्लांट के नाम से हम पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेशन। यदि आपने बेसिक का लेक्चर पढ़ा हो तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने आपको बताया था कि शुरुआत में जो भी आप सब्जेक्ट होंगे, जैसे जनरेशन का है, जनरेशन आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मैकेनिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, और फिर इलेक्ट्रिकल को हम यूटिलाइज करेंगे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करके जैसे यूटिलाइज करेंगे वहाँ पे भी हमें मैकेनिकल एनर्जी ही मिलेगी। तो आज जो नया सब्जेक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आज पढ़ने हम जा रहे हैं, वो आज पढ़ेंगे पावर प्लांट या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, जिसको हम पावर प्लांट भी कहते हैं, पावर प्लांट, ठीक है। यदि आपने बेसिक का लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको ये कंफर्म और ये पता चल गया होगा कि पहले जनरेशन ही होता है, जनरेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पार्ट को डिवाइड किया था कि इलेक्ट्रिकल पावर जहाँ पे जनरेट होता है, एक तो वो पार्ट आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल पावर जैसे जनरेट हो जाएगा उसको ट्रांसमिशन करना है, ट्रांसमिशन करके जब आपके पास करीब में पहुँच जाएगा तो सभी घरों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद तब लास्ट में हम यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे और सबका कंट्रोल पढ़ेंगे कि सबको कैसे कंट्रोल किया जाता है, जिसको एसजीपी के नाम से जानते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। कंट्रोल करना है कैसे, कोई फॉल्ट हो जाता है तो उस फॉल्ट को क्लियर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पढ़ेंगे। तो पहला जो इलेक्ट्रिकल का जो सबसे मेन सब्जेक्ट है, सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और पावर प्लांट। ये जेई एग्ज़ाम हो या एई का एग्ज़ाम हो या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो या पॉलिटेक्निक में हो
पॉलिटेक्निक में आपको पता है कि पढ़ाई कैसी होती है, तो पॉलिटेक्निक में लेके या आपका ITI लेवल का हो उसको लेके, या AMI जो लड़के पढ़ रहे हों, बीटेक पढ़ रहे हों, उन सब के लिए जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जनरेशन को रटना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे पढ़ाया जाता है आपको, तो जनरेशन को रटना नहीं है। अब ये लेक्चर देखने को आपको लगेगा कि जनरेशन को अब सीखना है और अच्छे से जानना है कि कहाँ पे क्या होता है और कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का। और आपने यदि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल, देखिए यहाँ से ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखते जा रहा है, पूरे अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉट अवेलेबल, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। इसके वजह से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूजेज बहुत है, मोर यूजेज, यानी वाइडली यूजेज है। वाइडली यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे समझिए डायरेक्ट फॉर्म में है नहीं लेकिन इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। जैसे होम, घरों में, या इसको बोलेंगे डोमेस्टिक। अब घरों में लिखने का मतलब क्या है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डोमेस्टिक में जैसे फ़ैन चलाना, ठीक है, लाइट जलाना, हीटर चलाना, AC चलाना, फ्रिज चलाना, कूलर चलाना, एग्जॉस्ट फैन चलाना, ब्लोअर चलाना, सारी चीज़ें आपकी डोमेस्टिक पर्पज़ में आ गई। समझिए इतनी सारी यूजेज यदि होती हो, किस चीज़ से यूज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इतनी सारी चीज़ों का यदि यूज हो रहा है लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्म में है नहीं, इसका मतलब कि सबसे मोस्ट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन करना, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन नहीं होगा तो इतनी सारी चीज़ें यूजेज नहीं हो पाएंगी। इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री में भी आप जानते हैं कि इतने सारे मेकिंग प्रोसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाना, बहुत सारी चीज़ जैसी बनती हैं। कोई भी कंपनी है, या तो मेडिसिन की फैक्ट्री हो, या आपका फूड फैक्ट्री हो, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई फैक्ट्री हो, A to Z हर जगह। नेक्स्ट है आपका इसका यूज एग्रीकल्चर में। ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं ETC, ठीक है, जिसको यहाँ लिखा नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूजेज वाइडली रूप में है, बहुत ही ब्रॉड रूप में है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। और यूजेज कैसे होता है भारत में, ये भी आप डाटा बताने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आएगा कि कितना वाइडली यूज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जबकि वो डायरेक्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल नहीं है पूरे अर्थ पर, ठीक है, पूरे अर्थ पे नहीं अवेलेबल है। तो इसका मतलब कि हमें उसको जनरेशन करना है। तो जनरेशन इलेक्ट्रिकल का मोस्ट सब्जेक्ट है और आपको समझने वाली सब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे इंडिया, और ऐसा आपके पेपर के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया हैड एन एनुअल माने वार्षिक, पर कैपिटा बताते हैं इसका मतलब, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है आपको कि इससे आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया हैड एनुअल पर कैपिटा का मतलब क्या है कि वार्षिक पर हेड, यानी कि एक व्यक्ति कितना कंजम्पशन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। यदि भारत की जनसंख्या मान के चलिए कि 130 करोड़ है,
ठीक है। तो वन हेड जो एक आदमी है वो इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज करता है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। तो देखिए इसका आंकड़ा ये है, ध्यान समझिएगा कि 15.5 KWH का मतलब कि यूनिट होता है, यानी कि 15.5 यूनिट, ठीक है। ये 1950 के आंकड़े हैं कि 1950 में एक आदमी एक साल में 15.5 किलोवाट बिजली खपत करता था, कंजम्पशन करता था, ठीक है। अब ये आंकड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये आंकड़ा 1975 में यदि देखा जाए, 1975 में, तो ये आंकड़ा बढ़ के चला गया था 105 KWH। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत की जनसंख्या कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और कंटिन्यूस इंक्रीज का मतलब कि इस समय यदि 2023 में देखा जाए तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। उस समय आप 1975 1950 के आसपास जनसंख्या कम थी, कंजम्पशन उस हिसाब से हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 1979 का डाटा है। उस समय पर हेड कंजम्पशन जो है कि 131 किलोवाट घंटा, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि वन किलोवाट घंटा को बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। पेपर एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ देगा आपको कि नहीं डायरेक्ट कोई क्वेश्चन उठा के। अब ज़्यादातर पेपरों में खासतौर से यूपी पीसीएल ओसीएल के एग्ज़ाम में अब ऐसे बेसिक चीज़ें पूछ देता है जो हिस्टोरिकल टाइप से, ठीक है। और आप जानते हैं कि अभी जस्ट आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया। अभी आपको जस्ट ज़्यादा नहीं, एक मंथ, विदिन 1 मंथ में यूपी पीसीएल जेई का भी फॉर्म आ जाएगा। 2 बेस्ट एग्ज़ाम आपके सामने है। कंटिन्यूस आप क्लास करते रहिए, 2-3 महीने में पूरे कोर्स को अच्छे से राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 1984 में देखा गया 154 KWH, ठीक है। इसके बाद जैसे ही 1993 में देखा गया डाटा, अब ये पर कैपिटा बढ़ गया था 299, लगभग 300 यूनिट पर हेड। एक साल का आंकड़ा है ये, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर 1997 का आंकड़ा जब आया तो पर हेड कैपिटा जो है कि ये बढ़ के चला गया था 345 KWH। इसके बाद 2006 का ये आंकड़ा है 631 KWH पर हेड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा पर हेड हम बता रहे हैं, ये नहीं कि सभी लोगों का नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से नहीं है। जितनी जनसंख्या रही होगी उतना एक आदमी 1950 में, ऐसे समझ लीजिए थोड़ा, एक आदमी 1950 में 15.5 यूनिट का बिजली साल भर में खर्च करता था, ठीक है। उस समय हालांकि 1950 भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उसमें बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, बिजली का प्रोडक्शन बहुत कम था, इलेक्ट्रिकल की प्रोडक्शन कम होने के कारण उसका यूटिलाइजेशन भी कम था। और उस समय आप जानते हैं कि जैसे जैसे रिवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, उस समय फ़ैन नहीं थे ज़्यादातर, तो अब फ़ैन अब कौन चलाएगा? अब तो हर घर में जितने नंबर ऑफ हाउस उतने नंबर ऑफ फ़ैन है। यदि 50% मान के चलिए कि 50% या 40% के घरों में एसी है, कूलर है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। ये 1975 में पर हेड कैपिटा 105 किलोवाट घंटा, ये 1979, ये 1984, 1993, 1997, ये 2006 है, ठीक है। अब ऐसे ही आंकड़ा देखा जाए इस समय प्रेजेंट टाइम का, ध्यान समझिएगा, प्रेजेंट टाइम का यदि आंकड़ा देखा जाए 2021 और 22, इस समय पर हेड कंजम्पशन 1255 किलोवाट घंटा है, यानी कि एक आदमी 1255 यूनिट का बिजली खर्च कर देता है एक साल में। ये एनुअल, ठीक है, एनुअल डाटा है।
यदि इसी में यूनिट की हम बात करें, टोटल यूनिट की, तो ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं आगे, ध्यान से समझिए, ये आंकड़ा CEA का है, ठीक है। अब CEA क्या होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म एग्जाम पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है। अब इसका आंकड़ा 2021 से 22 के बीच का ये है कि कंजम्पशन 1503.65 बिलियन यूनिट। यूनिट का मतलब क्या, KWH। ये पर कैपिटा नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये टोटल यूनिट बता रहा है कि एक साल में 21 से 22 के बीच में एक साल में 1503 बिलियन यूनिट खर्च हो गया बिजली, ठीक है। और 2022 से, यदि 2022 से 23 का आंकड़ा देखा जाए, ये एक 1 मिनट ये आंकड़ा कम है, ये 1374.02 है, ठीक है। और 2022 से लेकर 2023 तक आंकड़ा यदि देखा जाए तो ये सीधा बढ़ गया था 1503.65 बिलियन यूनिट। इसको BU बोलते हैं, बिलियन यूनिट, ठीक है। BU को कहीं पूछ लेता है BU का मीन्स क्या है, या डायरेक्ट लिख देता है BU का बिलियन यूनिट, ठीक है। अब समझिए कि इतना एक साल में इतनी बिजली खपत हो रही है, 1503.65 बिलियन यूनिट। अच्छा, बिलियन को आप समझ लीजिए तो आपको लगेगा कि ये डाटा कितना बड़ा है, ठीक है। देखिए इधर ध्यान से, जो बिलियन है उसको हिंदी में बोलते हैं 1 अरब, 1 बिलियन को, ठीक है, 1 अरब। और इसको यदि न्यूमेरिकलाइज में दिखाया जाए तो ये होता है 10 के पावर 9, ठीक है। यानी यदि लिखें इसको ऐसे तो ऐसे, इतने जीरो। अब सोचिए ध्यान से कि इतने जीरो हैं यदि, तो 2022 से लेके 2023 के आंकड़ा को यदि डिटेल आप समझिए, 2022 को और 2023 को, कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना हुआ यूनिट में, तो ये है 1503.65 अरब का मतलब 10 के पावर 9 यूनिट। यूनिट का मतलब KWH। अब इसको ऐसे 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो 15,365 इंटू 10 के पावर कितना 7, क्या KWH। इसको भी हटा दीजिए तो 15,0365 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट। इतना बिजली भारत में 2022 से लेकर 23 में खर्च हुआ था। ये 22 और 23 का आंकड़ा है 2000 का, इतना यूनिट। कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, ये ऐसे है चलता जाएगा, अब उसमें समझ लीजिए, ठीक है। तो इतना बिजली का खर्च है भारत में, ओनली भारत की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर कंट्री की बात करेंगे तो और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, आप चौंक जाएंगे, ठीक है। अब ये समझिए कि ये आंकड़े जो है कि आपको बता रहे हैं कि बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया में, ठीक है। एक तो आपको समझ में आएगा कि जनरेशन जो है यूज इसलिए, एक तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट फार्म में। वाइडली यूजेज है इसका, जैसे होम में, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और इंडिया का एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन भी लगातार कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। 2021 22 23 का 1255 KWH पर हेड यूनिट, ठीक है। और यही मान के चलिए कि आपका CEA का डाटा जो कहता है, CEA का डाटा
कि 2021-22 में जो यूनिट खर्च हुआ था भारत में वो 1374.02 बिलियन यूनिट खर्च हुआ था भारत में, और वही 2022-23 का आंकड़ा है कि 1503.65 बिलियन यूनिट खर्च हुई थी बिजली भारत में केवल। बिलियन को आपको बताया कि बिलियन यदि नहीं आपको समझ में आ रहा तो समझिए बिलियन को 1 अरब बोलते हैं हिंदी में, 10 के पावर 9 घात होता है। इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई थी भारत में। अब इतना ज़्यादा यदि बिजली खर्च हो रही है तो इसका मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूरी है कि बिजली का प्रोडक्शन कंटिन्यूअस, लगातार और जितना संभव हो सकता है उतना हम बिजली का जनरेशन करते रहें। यदि जनरेशन नहीं करेंगे तो इतनी यूनिट बिजली यदि एक साल में नहीं भारत पैदा करेगा तो बिजली का कंजम्पशन, अभी तो पूरे भारत में बिजली नहीं अच्छे तरीके से पहुंच पाई है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली अभी है नहीं। उस समय समझ के चलिए कि इतनी यूनिट खर्च हो रहा है केवल उन लोगों के पास में जहां तक बिजली अभी पहुंच पाई है, और भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, जिनका कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है। सोचिए कि उनके यदि गांव तक बिजली पहुंचती है तो कितनी बड़ा डाटा ये बढ़ के सामने आएगा, और भारत को कितना ज़्यादा मात्रा में बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आंकड़े थोड़ा सा इससे बाहर चलते हैं और विदेशों में भी देखते हैं क्या आंकड़ा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए 2008 और 9 के हम डाटे बता दे रहे हैं। अभी करंट डाटा आपको निकाल सकते हैं, नेट से निकल जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ध्यान समझिएगा। 2008 और 9 में भारत का जो थी वो भारत था 704 kWh, ठीक है, इंडिया के पास। उसी समय कुछ आंकड़े ऐसे थे, ठीक है, कुछ आंकड़े ऐसे थे चौंकाने वाले थे। जैसे कनाडा की यदि बात किया जाए, कनाडा, ठीक है, तो कनाडा 17,000 kWh पर कैपिटा। ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं हम पर कैपिटा है डाटा, एनुअल पर कैपिटा। कनाडा। अमेरिका 13,000 यूनिट। जापान 8,000 kWh। यूके 6200 kWh। यूनाइटेड किंगडम, रसिया 5600 kWh, ठीक है। अब समझिए एक चीज़ की, जो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट है, वो की जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो केवल विश्व में 6% है। पॉपुलेशन, ध्यान समझिए, पॉपुलेशन 6% है, ठीक है। लेकिन जो बिजली का कंजम्पशन जो ये करता है, वो बिजली का कंजम्पशन इसका 30% है। पूरा जितना भी यदि विश्व में बिजली पैदा हो रही है उसका वो 30% उसका खुद का कंजम्पशन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। तो ये सब विकसित देश हैं, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन 30% ये खुद करता है। अब समझिए कि बिजली का तो भारत में तो अभी बहुत कम पर कैपिटा है जनसंख्या, हालांकि भारत की ज़्यादा है लेकिन पर कैपिटा कम है, ठीक है, ये देखिए। और उसी समय अन्य देश, कंट्री जो विकसित कंट्रियां हैं, उनका आंकड़ा कितना ज़्यादा, यानी कि बिजली की खपत कितनी ज़्यादा है, ये रिक्वायरमेंट कहती है। यानी कि ये पूरी डाटा चिल्ला चिल्ला के यही कहता है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करना ही पड़ेगा, वो भी एक बड़े लेवल पे, न कि छोटे लेवल पे। तब हमारे पास जितनी भी एनर्जियाँ रहेंगी, ठीक है, आपको
बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने बताया था बहुत सारी चीज़ें, आप उसका लेक्चर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ों से जो एनर्जी मिल सके, हम जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जिनसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकता है, तो वो सारे एनर्जी को हम लेंगे और सारी एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा कंजम्पशन है कि आप ये डाटा देखेंगे तो आपको कैलकुलेटर में ये डाटा फिट नहीं हो पाएगा, नॉर्मल कैलकुलेटर में। तो इतना यदि एनर्जी हमें चाहिए, तो इसका मतलब कि अन्य चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन या पावर प्लांट को कैसे बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही क्यों हमें चाहिए। तो कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं, बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने आपको सारी चीज़ें कन्फर्म कर दिया था और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, बता दिया था। ठीक है, तो जो लड़के यदि उसका लेक्चर नहीं देखें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर देख लेंगे। देखिए, क्यों सुपर पॉइंट पे रखा जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, अब उसके रीजन क्या क्या है हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहली चीज़ कि ये सस्ता है दूसरे की तुलना में, चिपनेस। अब सस्ता कहने का मतलब क्या है? सस्ता कहने का मतलब ये सस्ता है, सस्ता कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यदि जनरेट कर लिया जाता है तो उसको ट्रांसमिशन करने में कास्ट कम आएगा। ठीक है, यदि आप ट्रांसमिशन करते हैं, ध्यान समझिएगा, ट्रांसमिशन करते हैं तो उसका कास्ट कम आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन यदि करते हैं तो उसका भी कॉस्ट कम आएगा। और घर में यदि यूटिलाइज करते हैं आप, यूटिलाइजेशन करते हैं तो वो भी कास्ट क्या आता है? कम आता है। तो दूसरे की तुलना में, दूसरी एनर्जी, अदर एनर्जी की तुलना में यदि देखा जाए तो आपका चीपनेस है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। कन्वीनियंट एंड efficient ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब कि इसको अच्छे तरीके से भेजा जा सकता है। दूसरा, नेक्स्ट, इजी कंट्रोल। इसका इजी कंट्रोल है। इजी कंट्रोल को भी यदि थोड़ा अच्छे से समझना हो तो समझिए कि यदि मान चलिए कि वाटर एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी वाटर का यूज कर रहे हैं, वाटर को अचानक आपको बंद करना पड़ जाए कि नहीं वाटर हमें बंद करना है, तब सोचिए कि यदि वाटर को बंद करना रहेगा, अब पानी को बंद करते समय कितना भी कोशिश कर लीजिए वो उतना अच्छे तरीके से बंद नहीं होगा जितना यदि लाइट को बंद करना है, स्विच ऑन ऑफ कर लीजिए। स्विच यदि सिंपल समझा जाए अभी तो स्विच को ऑन ऑफ आप जैसे ही करेंगे, ऑन वैसे बिजली चली जाएगी, ऑफ करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो इसका इजी जो है कि कंट्रोल है। नेक्स्ट, क्लीन। ठीक है, यानी साफ सुथरा ये है, ज़्यादा बहुत कचरा का काम नहीं है। कोयला वाला देख लीजिए, कोयले को यदि आपके घर में पहुंचा दिया जाए तो कितना कचरा हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा आपका घर। क्योंकि बिजली में ऐसा नहीं है, बिजली में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्लीन है। जैसे आपके घर में बिजली आया, सीधा सिंपल तरीके से आप पानी घरों में ले जाइए, कोयला ले जाइए, कितना प्रॉब्लम करना पड़ेगा। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है। दूसरा, नेक्स्ट, वर्सेटाइल फार्म।
इसका मतलब समझ लीजिए सर। अभी वर्टिस्टाइल फार्म का मतलब कि इलेक्ट्रिकल को किसी भी एनर्जी के फार्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनी, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इजीली कन्वर्ट, ठीक है, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है। और इसके बाद ये आपका चीपनेस है, सस्ता है, और इफिशिएंट ट्रांसमिशन है, इसका ट्रांसमिशन करने में अच्छा रहता है, इफिशिएंसी होती है, इजी कंट्रोल है, क्लीन है ये, और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, और आपका वर्सेटाइल फार्म का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी एनर्जी के फार्म में इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे देखिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अभी इंट्रोडक्शन का ही क्लास है, आपको ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये डाटा के साथ बताया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट कितना है, यानी कि सिर्फ ऐसे ही बोल दिया जा रहा है आपको कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देख रहे हैं कि कितना उसकी यूजेज हो रहा है। अब कुछ पॉइंट है जो आपको लिखेंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे और नोट करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अवेलेबल in different form from different nature। अभी इसको समझाते हैं आपको अच्छे से कि ये क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट नेचर सोर्स, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लोइंग वाइंड्स, यानी हवा की काइनेटिक एनर्जी से भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर हेड ऑफ वाटर के प्रेशर से भी, जिसको हाइड्रो पावर प्लांट आप बोलते हैं। कोयला स्टोर एनर्जी, नेक्स्ट हो जाएगा स्टीम एनर्जी। ये आपको ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो जनरेशन है वो आप किसी भी अदर नेचर में जो भी सोर्स आपको एनर्जी का अवेलेबल है उससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इज जनरेटेड बाय कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अवेलेबल, जो एनर्जी अवेलेबल है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, और डिफरेंट नेचर सोर्सों से, ठीक है। मतलब डिफरेंट नेचर सोर्स से हम जो डिफरेंट अवेलेबल है नेचर में, उन सारी सोर्सों को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपको एग्जांपल बताया गया, जैसे क्या एग्जांपल में आपका कि काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं हवा का जो वाइंड मिल्स जो बनाए जाएंगे, जो वाइंड पावर प्लांट बनाए जाएंगे, वो काइनेटिक एनर्जी यूज किया जाएगा हवा का। दूसरा जो है
कि जो वाटर का है, वाटर को जो स्टोर किया जाता है फिर टरबाइन पे गिराया जाता है डायरेक्ट वाटर को, यानी कि प्रेशर हेड ऑफ वाटर, तो वो आपका जो है कि उसका यूज करके बनाया जाएगा। कोयला स्टोर एनर्जी है उसके अंदर, उसका भी यूज किया जाएगा। नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है, अभी आपको बताते हैं कहाँ कहाँ कोयला ज़्यादा मिलता है। स्टीम एनर्जी का यूज कर सकते हैं, भाप में गुप्त ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस गुप्त लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं स्टीम में, लेटेंट हीट, उस एनर्जी का यूज करके हम किसको जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाई, किससे जनरेट होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट नेचर सोर्सेस। इस चीज़ को आप बिल्कुल बाकायदे ध्यान रखेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परंपरागत तरीके से जनरेट की जाती है बिजली, जो बहुत पहले से ही बिजली जनरेट जैसे होती आ रही हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, ये इंट्रोडक्शन ही केवल अभी चल रहा है पूरी चीज़ों का। बाद में चल के पावर प्लांट का, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, स्टीम पावर प्लांट हो गया, ओशियन टिडल पावर प्लांट हो गया, जियो थर्मल पावर प्लांट हो गया, वाइंड मिल्स पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया। ये सारे पावर प्लांट आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते चले जाना है, ठीक है। ये भी इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो इंट्रोडक्शन में आपको पूरा का पूरा एक तो बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कितनी है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, और इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट रूप से अवेलेबल जब नहीं है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना ही पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से किया जाएगा जो डिफरेंट नेचर सोर्स में अवेलेबल होगा। तो इसमें जो मोस्ट है वो कन्वेंशनल मेथड ऑफ, लिखिए कन्वेंशनल, परंपरागत इसको बोलते हैं, यानी कि पहले से चलता चला आ रहा है, मेथड ऑफ पावर जनरेशन, ये परंपरागत पहले तरीके से चलता रहा। इसको पहले डिफिनीशन आपको लिख दे रहा है, ठीक है। डिफिनीशन आप लिख के इसके बाद इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से लिख रहा हूँ, मेक यूज ऑफ प्राइम मूवर। अभी सबके बारे में बात करते हैं, बाकी आपको आगे पढ़ना है इन सब सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच एज, जैसे कि पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, और हाइड्रोलिक टरबाइन, और इसी को हाइड्रोलिक, ये सब प्राइम मूवर है, ठीक है। इसके बारे में भी बात करते हैं। फ्रॉम ड्राइविंग, अभी आपको सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं क्या होता है प्राइम मूवर। ड्राइविंग इलेक्ट्रिक लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। मशीन का शॉर्ट फॉर्म ऐसे है, जैसे जनरेटर और अल्टरनेटर, which convert mechanical energy into electrical energy। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या है कि मेक यूज प्राइम मूवर, जो प्राइम मूवर से जो बिजली जनरेट किया जाता है, पावर का जनरेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड। अब से ध्यान रखिएगा, जहाँ भी प्राइम मूवर का यूज होगा
प्राइम मूवर क्या होता है, ध्यान समझिए। प्राइम मूवर आप जानते हैं कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एसी यदि जनरेट करना है आपको तो अल्टरनेटर का यूज होगा, अल्टरनेटर, ठीक है, एसी जनरेटर इसको बोलते हैं। अल्टरनेटर का जो रोटर पार्ट है उसको घुमाने के लिए एक अलग पार्ट की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर। पीएम से इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर में क्या हो सकता है, प्राइम मूवर में आपका क्या क्या हो सकता है, एक तो पेट्रोल इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन से हो सकता है इसको घुमाया जाए, और जैसे ये घूमेगा तो अल्टरनेटर का रोटर घूमेगा, और अल्टरनेटर का जैसे रोटर घूमेगा वैसे आपकी बिजली क्या होगी, जनरेट होगी। या स्टीम इंजन हो सकता है जिसपे स्टीम किया जाए, या स्टीम टरबाइन, स्टीम उस पर डाला जाए और वो घूमने लगे, स्टार्ट करे, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट में होता है। या हाइड्रोलिक टरबाइन का मतलब क्या है, जैसे आप यदि वाटर का है, वाटर इसके ऊपर डायरेक्ट गिराया जाता है प्राइम मूवर पे, और जैसे ही डायरेक्ट आपका वाटर प्राइम मूवर पे घूमेगा, प्राइम मूवर घूमने स्टार्ट करेगा, और इसको दोनों को कपल किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसकी अल्टरनेटर का रोटर पार्ट घूमने लगता है, और अल्टरनेटर का जैसे रोटर पार्ट घूमेगा वैसे बिजली क्या होने लगेगी, जनरेट होने लगेगी। तो इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल कन्वेंशनल मेथड में बहुत सारे एग्जाम में, डायरेक्ट यूपीसीएल ओसीएल के एग्जाम में इसमें डायरेक्ट पूछता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा कन्वेंशनल मेथड है जिससे बिजली जनरेट की जाती है, और कौन सा नॉन कन्वेंशनल मेथड है जिससे बिजली क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा थर्मल जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट, इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट, ये ध्यान रखिएगा थर्मल को ही स्टीम पावर प्लांट बोला जाता है, अभी वो आगे बताएंगे आपको। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो भी प्राइम मूवर से, ठीक है, जो भी प्राइम मूवर से यदि अल्टरनेटर को घुमाया जा रहा है और बिजली को जनरेट किया जा रहा है वो आपका कन्वेंशनल मेथड होगा, ठीक है। दूसरा इसी में एक पॉइंट है, लिखिएगा नॉन कन्वेंशनल के बारे में। नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन। लिखिए द अल्टरनेट मेथड, द अल्टरनेट मेथड, ध्यान समझिएगा नॉन कन्वेंशनल को, ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। ये आपको डिफिनीशन बता रहे हैं, बहुत ही यूनिक डिफिनीशन है, ठीक है। आर कॉल्ड द नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। देखिए दिया कि द अल्टरनेट मेथड, ये एक अल्टरनेट मेथड है जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, विदाउट द यूज ऑफ प्राइम मूवर, बिना प्राइम मूवर को यूज किए यदि बिजली पैदा की जा रही है तो वो नॉन कन्वेंशनल होगा, ठीक है, यानी कि अपरंपरागत होगा, ये परंपरागत नहीं होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं
परंपरागत, और उसको क्या बोलते हैं? परंपरागत। इसको लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना हो परंपरागत। ये अपरंपरागत है। अब ये अपरंपरागत जो मेथड है, बिना विदाउट प्राइम मूवर के ये चलेगा, ठीक है। यानी कि उसमें आपका कोई भी प्राइम मूवर नहीं लगा होगा, और कोई यदि प्राइम मूवर नहीं लगा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो बिना प्राइम मूवर के यूज होगा। जैसे एग्जांपल ध्यान समझिए, इस समय सबसे एक यूनिट मेथड जो चला हुआ है एमएचडी। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसको पढ़ना आपको पढ़ाएंगे, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एमएचडी। सोलर सेल, फ्यूल, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, वाइंड पावर जनरेटर जनरेशन, वाइंड पावर जनरेशन, जियोथर्मल। जियोथर्मल भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जितने यहाँ पे बताया जा रहे हैं सब आपको पढ़ना है। अब तो पहले एग्जामों में क्या होता था कि पहले के जेईई के एग्ज़ाम में आपको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जो भी थी वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करके देता था, तो उसको लड़के तैयार करते थे। नॉन कन्वेंशनल को थोड़ा बहुत, जैसे सोलर वोलर को है जान जाते थे, बस इसके बाद सब छोड़ देते थे। लेकिन एसएसओ तक के एग्ज़ाम में अब कन्वेंशनल को थोड़ा कम करके नॉन कन्वेंशनल, जैसे आपका सोलर सेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था पिछली साल। ठीक है, ईटीसी बहुत सारा है। ईटीसी देखिए, इसमें जो एमएचडी है इसको भी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एमएचडी से उठा के दे देता है। सोलर सेल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। फ्यूल सेल्स है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन अब देता है। वाइंड पावर जनरेशन, ये भी। जियोथर्मल और टिडल पावर जनरेशन, ये सारे जनरेशन, हालांकि भारत में भी ये सारे जनरेशन हो रहा है, ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ जनरेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको अभी बताएंगे। इंट्रोडक्शन में ही वो सारी चीज़ें चलेंगी। तो इंट्रोडक्शन में आप ध्यान रखिएगा एमएचडी को क्या होता है, और ये सारी परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, ठीक है। परंपरागत, नॉन अपरंपरागत, सोर्स क्या होता है, उसमें आपको प्राइम मूवर का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे और एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। बाकी जनरेशन में ये सब सारी उसका यूजेज क्या है, क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये किया जा रहा है, और भारत में या अन्य कंट्री में कितना तेज़ी से डिमांड बढ़ती चली जा रही है। जो CEA का डाटा है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो डाटा है, वो सारे डाटा हमने आपको दिखाया है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड कंटिन्यूअस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यदि जनरेशन आप अच्छे से नहीं समझेंगे, सफिशिएंट तरीके से जनरेट नहीं करेंगे, इफिशियंसी उसकी जितना ज़्यादा नहीं होगी, वो आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी जनरेशन में। तो जनरेशन में एक चीज़ तो ये समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट रूप से पूरे के पूरे पृथ्वी पे नहीं है कहीं भी, तो उसको जनरेट करना ही पड़ेगा, जो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज़ अब ये सीखना है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या क्या है, ठीक है। और जैसे आप सोर्स ऑफ एनर्जी यदि सीख जाते हैं तो आपको एक चीज़ें ये कन्फर्म हो जाएगी कि सोर्स ऑफ एनर्जी जानने के बाद, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो एनर्जी है
जो आपके कंट्री में या पूरे ब्रह्मांड में वो एनर्जी का सोर्स कहाँ है। और सोर्स यदि आपको पता लग गया कि एनर्जी का सोर्स ये है, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो नेक्स्ट इसी में जनरेशन में ही नेक्स्ट आपका जो इंट्रोडक्शन ही पार्ट में चलेगा। एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस आपको आएंगे। ठीक है, लेक्चर आएंगे। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल में आपका चल ही रहा है BEE, तो वो कंटिन्यूस आपका BEE चलता रहेगा लगातार। और आपका पावर प्लांट स्टार्ट हुआ है, तो पावर प्लांट भी लगातार आपका चलता रहेगा। जैसे पावर प्लांट आपका चलता रहेगा, उसी के पैरेलल में जैसे बेसिक में आपने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जब आप पढ़ लेंगे बेसिक में, तो आपका यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मशीन आपका चलता रहेगा तीनों सब्जेक्ट। इसके बाद जैसे ही आपका पावर प्लांट ख़त्म होगा, वैसे ही आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। साथ में नॉन टेक की जो क्लासेज हैं वो भी कंटिन्यूस चलेंगी आपकी नॉन टेक में। जैसे अभी नॉन टेक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे SSC JEE का आपका एग्ज़ाम आया है या UPSC JEE हो, उसमें रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग, तो रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी जस्ट। ठीक है, तो रीजनिंग अच्छे तरीके से स्टार्ट किया जाएगा और रीजनिंग का भी क्लास आपको चलेगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और ये सभी लड़कों टेक्निकल में जो पढ़ रहे हैं उन सबके लिए, और लाइक करिए। और कोई यदि इशू लगता है आपको समझ में नहीं आता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसका प्रॉपर उसका जो है कि जवाब दिया जाएगा कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं या सही हैं, या इसको इस तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो लेक्चर आज का इतना ही। धन्यवाद।